आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की एक गाड़ी से टक्कर लगने के बाद उनकी मौत हो गई। बताया गया कि 58 साल के एसीपी संकेत कौशिक जब ड्यूटी पर थे तभी उन्हें एक छोटे से ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद एसीपी को एम्स ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। एसीपी संकेत कौशिक ट्रैफिक विभाग में तैनात थे। हादसे के बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी समेत फरार हो गया और अब पुलिस उसकी जांच कर रही है कि कहीं एसीपी संकेत को टक्कर जानबूझकर तो नहीं मारी गई। ड्यूटी के वक्त एसीपी संकेत कौशिक तैनात थे जिनको एक छोटे ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया, लेकिन जहां पर उनकी मौत हो गई। अब पूरी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। टाटा 407 कैंटर थी, वो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रही थी और नो एंट्री का टाइम हो चुका था। हम लोग अपनी गाड़ियां लगा के साइड में खड़े हुए थे तो हमने देखा कि आवाज़ आई है काफ़ी जोर से गाड़ी टकराने की। तो उसके बाद में जब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब गाड़ी टकराने की आवाज़ आई उसके बाद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया फिर भी लेकिन जब देखा कि चिंगारी निकल रही है रोड पे 5-4 तो हम लोग भाग के आए। तो जब तक गाड़ी तो आगे निकल चुकी थी बट जो बॉडी थी वो साइड में पड़ी हुई थी। तो काफ़ी सारे ड्राइवर से उन्होंने सबने वो मिल के डिवाइडर हटाया उनके ऊपर से। फिर दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, जिस ट्रक से उनको टक्कर मारी गई उस ड्राइवर का अभी कुछ पता चला? पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि टाटा 407 से जिस वक्त गाड़ी मारी थी, क्योंकि अंधेरा था और उस वक्त नो एंट्री का समय होता है और कई सारी गाड़ियां उस रूट पर रहती हैं। और संकेत कौशिक जो एसीपी थे वो पूरा डाइवर्जन करने के बाद वहां पर रुके थे, लेकिन किस तरह से एक्सीडेंट हुआ अभी तक पुलिस को ये नहीं पता चल पाया। लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने काफी तेज आवाज सुनी थी, जैसा उन्होंने चश्मदीद ने बताया। तो अभी पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं ताकि जो आरोपी चालक है, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं या तो उस रूट पर गुड़गांव की तरफ होगा या फिर जो दिल्ली के कई रूट्स हैं कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए सब जगह जो है नाकेबंदी करके तलाश की जा रही है। जी। बिहार के मोतिहारी में पानी के तेज बहाव में एक छोटा ट्रक नदी में बह गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक का ड्राइवर पानी के तेज बहाव के बीच गाड़ी में बैठकर पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी पानी के तेज बहाव की वजह से उसकी गाड़ी पुल से गिरकर नदी में बह गई। इससे पहले पानी के तेज बहाव के बीच पुल को पार करने की कोशिश की गई, लेकिन बीच पुल पर सामान से भरा छोटा ट्रक फंस गया और फिर वो नदी में गिरकर पलट गया। जान बचाने के लिए गाड़ी का ड्राइवर नदी में कूद गया और वो तैरकर किनारे की तरफ आता दिखा। मोतिहारी के एक दूसरे इलाके भवानीपुर से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां चंपारण तटबंध टूटने से ये इलाका भी उसकी चपेट में आ गया। सड़कों पर नदियां बहने लगी, कई मकान पानी में डूब गए। कुछ पक्के मकानों की छतों पर लोग राहत के इंतजार में बैठे दिखे, जबकि कुछ लोग सिर पर अपना सामान रखकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल पड़े। बताया गया कि इस इलाके में कई सालों से बाढ़ का पानी नहीं घुसा था। बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मदद पहुंचाने की अपील की। प्रशासन की तरफ से जिस पैमाना पर व्यवस्था होनी चाहिए वो उस स्तर पर अभी तक नहीं हो रहा है। राजस्थान के रण में सीएम गहलोत और राज्यपाल के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। सीएम गहलोत ने अब राजभवन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई है और जरूरत पड़ी तो वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर के बाहर तक जाएंगे। गहलोत के मुताबिक राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने के कैबिनेट के फैसले को नामंजूर करने का हक नहीं है। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो गई। हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन फ्रांस की एक कंपनी ने बनाई, जिसका जर्मनी में इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इस ट्रेन का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पटरियों पर रफ्तार से दौड़ती नजर आई। इस ट्रेन में ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है जो ट्रेन के इंजन को ताकत देती है। सबसे खास बात यह कि डीजल से चलने वाली दूसरी ट्रेनों के मुकाबले ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। कई तरह की सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में करीब 300 लोग सफर कर सकते हैं और ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तैयारियों में कोई कसर ना रह जाए, इसकी जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। उन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और तैयारियों का जायजा लेकर उन्हें अंतिम रूप दिया। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है।
जय जय श्री राम। अयोध्या में सीएम योगी की राम शक्ति पूजा। भूमि पूजन से पहले राम लल्ला के दर्शन। पांच अगस्त को दिखेगी त्रेता युग वाली अयोध्या। कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर हर मंदिर में बस सोशल, यानी वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, बसते हुए दिखाई। ये भूमि पूजन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो ट्रेलर है जिसे देखकर करोड़ों राम भक्तों की आस्था हिलोरे मारने लगी है। अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त के भूमि पूजन से पहले लोगों को उन तस्वीरों के दर्शन करा दिए जिसने देश के करोड़ों लोगों को घर बैठे प्रभु श्री राम का जय घोष करने पर मजबूर कर दिया। 5 अगस्त को होने जा रहे भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने करीब 5 मिनट तक प्रभु श्री राम के दर्शन किए और उनकी आरती उतारी। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ राम रामेति रामेति रमे रामेति मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इस दौरान देश और दुनिया ने राम लल्ला की वो तस्वीरें देखीं जिन्हें आमतौर पर लोग नहीं देख पाते। कोरोना काल के प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए सीएम योगी ने प्रभु श्री राम के मंदिर में उनकी आराधना की। इस दौरान सीएम योगी को एक राम नामी भी भेंट स्वरूप दी गई। दरअसल अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। यही वजह है कि तैयारियों को भव्य से भव्यतम बनाने के लिए सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और अयोध्या पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त की तारीख को खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए कई दिनों से काम चल रहा है। सरयू नदी के घाटों की जोर शोर से सफाई हो रही है। पूरे शहर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ताकि जो भी देखे दंग रह जाए। ईश्वरीय प्रेरणा है। अगर दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, जिसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। अगस्त तक पूरी अयोध्या में ये अभियान हमारा इस रूप में चले कि हर एक को लगना चाहिए कि जैसे दीपावली के पहले हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। यही वजह है कि इन तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अपने 3 घंटे के अयोध्या कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सीएम रामलला के दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद अपने सुरक्षा बलों के साथ पैदल ही उन्होंने अयोध्या की सड़कों को छानना शुरू कर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने हर स्तर पर की जा रही तैयारियों के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। रामलला के दर्शन और अधिकारियों से पूछताछ के बाद सीएम योगी ने रुख किया हनुमानगढ़ी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन करना है राम मंदिर का, और उसको लेकर के प्रशासनिक तैयारियां जांचने परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए इस वक्त। इस दौरान सीएम योगी ने राम भक्त हनुमान की भी पूजा अर्चना की।
यहाँ भी सीएम योगी का वही रूप दिखाई दिया जैसा रूप रामलला मंदिर में दिखाई दिया था। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं हनुमानगढ़ी के। राजू दास जी, मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना यहाँ की, कुछ बातचीत हुई 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर? आचार्य सतीश वैदिक जी के नेतृत्व में एक जो वैदिक सभा हनुमानगढ़ी के नागा साधु एकत्रित थे, हनुमान जी महाराज के सामने उन्होंने पूजन किया और कामना किया कि जल्द से पूरा देश कोरोना से मुक्त हो और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो भी विघ्न बाधे अड़चन आ रहे हैं जल्दी दूर हो। यही कामना हनुमान जी महाराज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हनुमानगढ़ी में कुछ वक्त बिताने के बाद सीएम योगी कार सेवकपुरम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए, जहां सबसे पहले उन्होंने उस कार्यशाला का जायजा लिया जहां पत्थरों की तराशी का काम चल रहा है। इसके ठीक बाद सीएम योगी ने संतों के साथ 5 अगस्त के लिए की जा रही तैयारियों पर बात की। यदि अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है जो शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। इस दौरान संत समाज से जुड़े कई लोग मौजूद थे, जिनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन के दिन की समीक्षा की। और मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा, तो हम लोग मुख्य कार्यक्रम में पूज्य संतगण जो व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से बनाए गए उस कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके अनुशासन का हम सब पालन करेंगे। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। जाहिर है मंदिर निर्माण को लेकर सदियों पुराना संघर्ष खत्म हो चुका है। अब लोगों को बस उसी 5 अगस्त की तारीख का इंतजार है जब पीएम मोदी 40 किलो की चांदी की ईंट से राम मंदिर की बुनियाद रखेंगे। वो 5 अगस्त की तारीख कितनी यादगार होने वाली है, उसकी एक झलक सीएम योगी आदित्यनाथ की इन तस्वीरों से लगाई जा सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई का एक विभाग आतंकी संगठनों को बेहद सुरक्षित माने जाने वाले कम्युनिकेशन उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। आईएसआई के इस विभाग को सेक्शन 620 के नाम से जाना जाता है। आईएसआई जिन उपकरणों को आतंकी संगठनों को सप्लाई कर रहा है उसे नेशनल सिस नाम की कंपनी के जरिए भेजा जा रहा है। इस कंपनी को आईएसआई ही चलाती है। कम्युनिकेशन उपकरणों के अलावा ये कंपनी आतंकी संगठनों को हथियार भी सप्लाई करती है। जिन आतंकी संगठनों को ये उपकरण और हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं उनमें अफगानिस्तान तालिबान, जैश और लश्कर भी शामिल हैं। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, जिन उपकरणों का जिक्र किया गया है उनका काम क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं और क्या प्लानिंग है इनकी? देखिए, जो उपकरण नेशनल सिस कंपनी जो आईएसआई की फ्रंट कंपनी है उसके जरिए सप्लाई किए जा रहे हैं आतंकी संगठनों अफगानिस्तान तालिबान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, उसका यूज बेसिकली सिक्योर्ड कम्युनिकेशन का है। वो कम्युनिकेशन जो आपस में किसी ऑपरेशन के लिए या फिर कहीं आतंकी हमले के लिए जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, वो कहीं लीक ना हो जाए और कोई सीक्रेट कोडेड मैसेजेस जो आतंकियों तक पहुंचाए जाते हैं आर्मी और आईएसआई के ओर से, वो कहीं लीक ना हो जाए, उसको बचाने के लिए, उस लीक को या फिर टैप होने से बचाने के लिए मैसेजेस को इन सिक्योर्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आईएसआई की एक फ्रंट कंपनी है जो बाकायदा फ्रंट कंपनी बनाकर उसके जरिए प्रोडक्शन करवाया जा रहा है इन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का। और उसके बाद तालिबान जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को वो मुहैया कराया जा रहा है। और उनसे जब आर्मी की बातचीत होती है या आईएसआई के अफसरों की बातचीत होती है तो वो मैसेजेस लीक ना हो, वो कॉन्वर्सेशन टैप ना हो, इस लिहाज से ये आतंकियों को सप्लाई किए जा रहे हैं। जी, केरल के पालक्काड में सड़क हादसे में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक हाईवे पर खुदाई करने वाली मशीन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार एक तरफ मुड़ गई
और वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल से भिड़ गई। टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल तो कुछ फीट की दूरी पर गिर गई, जबकि इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार गाड़ी की चपेट में आ गया। उसके पैर में चोटें आईं, लेकिन वो तेजी से उठा और सड़क के किनारे गिरी मोटरसाइकिल की तरफ चला गया। इससे पहले हाईवे पर वो कार गुजरती हुई दिखी, तभी सामने से आ रही खुदाई करने वाली मशीन बेकाबू हो गई और कार को टक्कर मारते हुए मुड़ गई। इस भीषण टक्कर की वजह से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। अच्छी बात ये रही कि इतना होने के बाद भी गाड़ी में बैठे आदमी को खरोंच तक नहीं आई। कुछ देर बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल कल राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने राज्यपाल से कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट के हालात हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत के इस्तीफे की मांग भी की। हमारे साथ हैं गुलाब चंद कटारिया, विपक्षी नेता। सर ये बताएं, क्या आपने क्या मांग की है? हमने यही मांग की है कि और जिस तरह से दबाव की राजनीति से महामहिम को जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया वो बिल्कुल निंदनीय व्यवहार है। और इसके लिए आप निश्चित रूप से जो आज धरने दिए हैं वो भी एक तरह से पब्लिक में ये प्रेशर बनाने के लिए दिया है कि आप विधानसभा का सत्र बुलाओ। विधानसभा का सत्र उन्होंने जो 6 प्रश्न लिख के दिए उसका जवाब दो, कानून की दृष्टि से पूर्ति करो। आपका जो संवैधानिक अधिकार है उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, पर अधिकार जिन सीमाओं में है उसका भी तो पालन करो। क्या संवैधानिक संकट देख रहे हैं आप? साफ तौर पर दिखता ही है किस तरीके से कांग्रेस की खुद की अपनी संख्या 88 हो गई। अब वो कभी बीटीपी को गिनाते हैं, कभी सीपीआई को गिनाते हैं। यदि संख्या होती तो पहले दिन परेड हो जाती। कितनी संख्या उनके हिसाब से 200 से पार हो रही है संख्या। अच्छा, क्या राष्ट्रपति शासन की डिमांड की आपने? हमने नहीं करी, आवश्यकता भी नहीं है। वो तो परिस्थितियां तय करेंगी कब क्या होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से इस तरीके कोई डिमांड नहीं की। आप खुद भी कह रहे थे बीजेपी की अल्पमत में सरकार, तो फिर सेशन बुलाने में क्या दिक्कत है? बहुमत साबित हम कहाँ कह रहे हैं सेशन मत बुलाओ, हम ये कह ही नहीं रहे। सेशन बुलाना महामहिम का अधिकार है, उसका एक विधिवत नोटिस जाता है, 21 दिन की परंपरा है, सारी व्यवस्थाएं विधानसभा के नियमों में संविधान में उल्लिखित है। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो ये कहा था कि इस तरीके से आप फोर्स नहीं कर सकते संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष को कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ 8 करोड़ लोग राजभवन को घेर लेंगे। हमारे साथ है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बीजेपी नेता। सर आप बताएं कि क्यों बीजेपी इसमें भागीदार बन रही है? कांग्रेस का आरोप है कि आपने उनको बंधक बना रखा हरियाणा के अंदर। नहीं, भाजपा का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, आपने खुद ने कहा, कांग्रेस ने खुद ने कहा कि 15 महीने से डिप्टी सीएम ने आपस में बात नहीं करी, अंदरूनी कलह है। वहाँ सचिन पायलट साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे को दिक्कत अपनी पार्टी से है, उसके नेतृत्व से है। इसमें भाजपा कहाँ आ गई? भाजपा यहाँ आती है कि आप अपना जो जिम्मेदारी छोड़कर आप 5 सितारा होटल में बैठे हुए हो, ये इससे हमें कष्ट है, क्योंकि जनता की सेवा नहीं हो रही, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, पानी की समस्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कोरोना फैलता जा रहा है, आप 5 सितारा होटल में बैठे हुए। कोरोना संकट के बीच रेलवे यात्री ट्रेनों के लिए टाइम टेबल में बड़ा बदलाव कर सकती है। खबरें हैं कि रेलवे देश भर में ऐसी 100 ट्रेनों को बंद कर सकती है जिनकी कोई मांग नहीं। साथ ही कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज कम करके उनकी रफ्तार भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इस फैसले से यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा सकता है। फिलहाल रेलवे कोरोना की वजह से सिर्फ 230 ट्रेनें ही चला पा रही। ऐसे में उसकी तरफ से बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है और खबरें हैं कि ट्रेनों के टाइम टेबल में यह बदलाव इस साल के अंत तक हो सकता है। भारतीय रेल भी सुधार के कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कई दशकों से लंबित थे। जीरो बेस्ड टाइम टेबल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रेल मुसाफिर एक बेहतर यात्रा का आनंद ले पाएंगे। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से न केवल लोग बल्कि पुलिस वालों को भी परेशानी उठानी पड़ी। जिले में आई बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह से डूब गए और इस आपदा में पुलिस थाना भी नहीं बच पाया। सामने आई एक तस्वीर में थाने में चारों तरफ बाढ़ का पानी दिखाई दिया। हर कमरे पानी में डूबे हुए नजर आए। पुलिस वालों को भी जूते खोलकर काम करना पड़ा। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थाने में रखी गई जरूरी फाइलों को बचाना है। क्या करेंगे, नौकरी हट करना है। बताया गया कि बाढ़ की वजह से पुलिस वालों को नाव के जरिए लोगों तक पहुंचना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से कई इलाके डूब जाने के बाद नेशनल हाईवे पर रहने को मजबूर हो गए लोग। जिले में बागमती नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं।
जिसके बाद लोगों ने नेशनल हाईवे के किनारे टेंट बना लिए और वहीं रहने लगे, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ वही एक जगह बची है जहां अब तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा। क्या करेंगे, घर द्वार रहा हुआ है, रोड पर है, इसी ना बाल बच्चा लेके सब रोड पर है। हालांकि वहां भी रहना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हाईवे पर तेजी से गाड़ियां गुजरती हैं। वहीं बाढ़ के पानी से पूरा इलाका डूबा हुआ दिखाई दिया। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दी है और रमौली इलाके में ज्यादातर घरों में कमर से ज्यादा पानी चला गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक कोई भी उनका हालचाल लेने नहीं पहुंचा। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में चीन के वाणिज्य दूतावास की इमारत चीन और अमेरिका के कूटनीतिक जंग का अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका ने चीन के कॉन्सुलेट को जासूसी का अड्डा बताते हुए बंद करने का हुक्म सुनाया था। 72 घंटे में चीन को ह्यूस्टन से बोरिया बिस्तर समेटने का आदेश जारी किया गया था और मियाद पूरी होते ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की टीम ने चीनी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया और दूतावास को बंद कर दिया। ह्यूस्टन में चीन का वाणिज्य दूतावास बंद। जासूसी के आरोप में बंद कराया दूतावास। We're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security. अमेरिका में गिरफ्तार चीन के 3 जासूस। अमेरिका चीन में फिर बढ़ी तकरार, क्या होगा अंजाम? चीन और अमेरिका के रिश्ते दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच की तकरार इस मोड़ तक पहुंच चुकी है कि एक छोटी सी चिंगारी दोनों देशों के बीच जंग शुरू करवा सकती है। और ये तस्वीरें अमेरिका और चीन के बीच की चल रही तकरार का सबसे बड़ा सबूत है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि काले और सफेद रंग की SUV और एक ट्रक इस इमारत के अंदर जा रहे हैं। दरअसल गाड़ियों के इस काफिले में अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी FBI के एजेंट सवार हैं और जिस इमारत के कंपाउंड में गाड़ियों का ये काफिला दाखिल हुआ है, वो इमारत अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में चीन का वाणिज्य दूतावास था इसलिए क्योंकि अमेरिकी सरकार ने ह्यूस्टन शहर में मौजूद चीन के इस वाणिज्य दूतावास को बंद करवा दिया है और वो भी एक संगीन आरोप के चलते। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ह्यूस्टन शहर में चीन के वाणिज्य दूतावास चीन सेना की खुफिया एजेंसी MSS के जासूसों का अड्डा बन चुका था और चीन अपने इस ठिकाने से अमेरिका की कंपनियों के खिलाफ जासूसी कर रहा था। अमेरिकी सरकार के मुताबिक चीन का ये कॉन्सुलेट टेक्सास के एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में फर्जीवाड़े में शामिल था और चीन सेना के अधिकारी इस कंपनी में काम कर रही अपनी एक जासूस को ये निर्देश पहुंचा रहे थे कि उसे क्या जानकारी इकट्ठा करनी है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक ह्यूस्टन कॉन्सुलेट की गतिविधियां अमेरिका के 25 से ज्यादा शहरों में चलने वाले चीन के जासूसों के एक बड़े नेटवर्क की झलक है, जिनकी मदद ह्यूस्टन में मौजूद चीन का दूतावास कर रहा था। वास्तव में अमेरिका और चीन के रिश्ते हैं दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। इस समय दुनिया में 16 मिलियन लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं, जिसमें से 4 मिलियन से ज़्यादा अमेरिका में। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े पैमाने पर चाइना को पनिश करना चाहते हैं और सबसे बड़ा तरीका उनको पनिश करने का है कि उनकी इकोनॉमी को ब्रेक किया जाए। अगर उनकी इकोनॉमी बैठ जाती है तो बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, जीपेंग की छवि गिर जाएगी और जीपेंग के खिलाफ भी लोग उठ खड़े होंगे। अमेरिका में चीन के वाणिज्य दूतावास को लेकर चीन और अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से तलवार खींची हुई थी और ये विवाद जासूसी के एक मामले के सामने आने के बाद शुरू हुआ था। दरअसल 21 जुलाई को अमेरिका ने चीन के 2 हैकर्स को पकड़ा था।
इन दोनों हैकर्स के रिश्ते चीन की खुफिया एजेंसी MSS से थे। ये दोनों ही अमेरिका की 2 दवा कंपनियों के दस्तावेज चुरा रहे थे। इन हैकर्स के निशाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च के डेटा थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हैकर्स को निर्देश ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास से मिल रहा था। चीन के वाणिज्य दूतावास से जासूसों का रिश्ता सामने आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ह्यूस्टन के वाणिज्य दूतावास पर 72 घंटे में ताला लगाने का फरमान सुना दिया था। अमेरिका को लग रहा था कि अभी जो हाल ही में अमेरिका और खासकर ह्यूस्टन के इलाके में ब्लैक राइट्स हुए थे, उसके अंदर भी चीनी अधिकारियों का हाथ हो सकता है। इसके अलावा चीनी अधिकारियों के ऊपर अमेरिकन बिजनेसमैन को थ्रेट करना और चीन में सेटल्ड चाइनीज अमेरिकन को दबाव डालना, इसका भी अंदेशा या इसका शक अमेरिका को चीनी अधिकारियों पर हो रहा था। इसीलिए अमेरिका ने चीन को दूतावास बंद करने के लिए कहा। अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए इस दूतावास को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि अमेरिका को शक है कि वाणिज्य दूतावास की आड़ में चीन जासूसी कर रहा था। अमेरिका की इस शक पर मोहर इस वाणिज्य दूतावास के अफसरों की हरकत से लगी। अमेरिका का फरमान आते ही ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास से आग की लपटें उठने लगी। दरअसल अमेरिकी सरकार के आदेश आने के फौरन बाद वाणिज्य दूतावास के अफसरों ने इमारत के पिछले हिस्से में फाइलें जलानी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि चीन के अफसरों ने जासूसी का सबूत मिटाने के लिए आगजनी को अंजाम दिया और सभी खुफिया दस्तावेज जला दिए। चीन के वाणिज्य दूतावास में इस आग से अमेरिका का शक और गहरा हो गया और अब अमेरिका ने चीन के दूसरे वाणिज्य दूतावास पर भी निगरानी बढ़ा दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में चीन के कुछ और दूतावास भी बंद हो सकते हैं। As far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close, and everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all. राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी चीन के वाणिज्य दूतावास की जासूसी से जुड़े कुछ काले कारनामों के सुराग मिलने शुरू हो गए। दरअसल चीन की एक महिला वैज्ञानिक टैंग जुआन अमेरिका के वीजा नियमों का उल्लंघन के घेरे में आई। ये महिला वैज्ञानिक चीन की सेना से जुड़ी थी, लेकिन ये जानकारी उन्होंने अमेरिका को नहीं दी, जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने शक के आधार पर महिला से पूछताछ की। पूछताछ में भी महिला ने गलत जानकारी दी, लेकिन अमेरिका के खुफिया एजेंसी के अफसरों को इस महिला के चीन की सेना से जुड़े होने के सबूत मिल गए। अमेरिका के मुताबिक टैंग जुआन पर कोरोना पर रिसर्च कर रही अमेरिकी कंपनियों का डेटा चुराने का आरोप है। ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास के बंद होने के बाद भड़के चीन ने भी अमेरिका के सिचुआन प्रांत के चेंगडू में उसके वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया। यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को लेकर डरी हुई है कि दोनों के बीच चल रही ये कूटनीतिक जंग कहीं असल जंग में न तब्दील हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका खमियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।